उसकी स्पीड क्या रहेगी, फ्लक्स कितनी होगी, तो आपको वोल्टेज कितने मिलेंगे, वो होता है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो जनरेटर में जो पैदा होगा, जो जनरेटर में वोल्टेज पैदा होते हैं उसे हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। और बाहर जो अपन टेस्ट करके जो वोल्टेज नापते हैं उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों में थोड़ा सा अंतर है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है कि आर्मेचर और कार्बन ब्रश में से हो करके फिर बाहर निकलते हैं, तो वो तो हो गया आपके टर्मिनल वोल्टेज। अब उसको ईएमएफ नहीं कहेंगे। ईएमएफ क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका आर्मेचर घूम रहा है और उस आर्मेचर के चालकों में जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं उसे हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि वो कुछ लॉस हो गया, कार्बन ब्रश के कारण कुछ लॉसेस हो गया, वो माइनस करना पड़ेगा। अब जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाले हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। जनरेटर के अंदर कितने वोल्टेज पैदा हुए वो आपको गणना करनी है, तो उसके लिए आता है आपका जनरेटर का ईएमएफ समीकरण। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण, तो वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप गणना कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल से एक जनरेटर है, उसके अंदर अपने को मालूम है कि क्या क्या चीज़ होती है। एक तो फील्ड होता है, आर्मेचर होता है, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर वो तो सब कलेक्ट करने का। तो मेन चीज़ हो गई फील्ड। फील्ड में फ्लक्स बनती है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो फ्लक्स कितनी मात्रा में है, तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें फ्लक्स की मात्रा दे रखी है, फाई का मान, अब फ्लक्स किस में आती है वो भी देखना है। उसको एक इंडिकेशन, ये इसका सिंबल है फाई फ्लक्स, और वो वेबर में आती है। और वेबर में भी प्रति पोल, यहाँ पर जो पोल है अगर 2 पोल होंगे ये आपका फाई फ्लक्स। जेड जो है वो आर्मेचर में चालकों की संख्या, आर्मेचर में चालकों की संख्या, अगर वो चालकों की संख्या में मतलब एक टर्न जैसे बता दिया जाए, एक टर्न में 2 चालक होंगे, भाई एक टर्न हो गया उसमें 2 चालक हो गए, भाई एक इस साइड का आएगा एक इस साइड का आएगा, दोनों फिर लीड वायर बाहर निकलेंगे ना। तो ऐसे नहीं से अगर मान लो टर्न यूँ दे रखा है तो जितने टर्न होंगे उसके दुगुने हो गए आपके चालकों की संख्या। तो एक चालक में कितना ईएमएफ पैदा होता है, तो ये हो गया एक पी है जनरेटर में पोलों की संख्या। अभी शुरुआत करते हैं सिर्फ बेसिकली कि फ्लक्स इतनी है, इतने वेबर में है, जेड चालकों की संख्या इतनी है, पी पोल अगर इतने हैं तो फ्लक्स प्रति सेकंड कितनी कटती है ये देखें। वेव लिखा है तो 2 ही लिखना है, 4 हो चाहे 6 हो चाहे 2 हो, कैसे भी हो, पोलों की संख्या कितनी भी होगी उसके बराबर ये मान रहेगा। एन प्रति मिनट आरपीएम, आरपीएम होता ना, जनरेटर की स्पीड कितनी है, राउंड पर मिनट है ना, चक्करों की संख्या। अगर वो जनरेटर जो अल्टरनेटर का जो है आपका जनरेटर, सॉरी अल्टरनेटर तो अभी नहीं है तो जनरेटर का जो स्पीड है आपके आरपीएम में होती है, राउंड पर मिनट है ना। तो राउंड पर मिनट जो है मिनटों में आरपीएम, तो ये एन जो है उसका मान है आरपीएम, और ई जैसे मालूम पड़ गया कि जनरेटर में ईएमएफ कैसे होता है, तो ये तो एक सिंबल दे दिए, ठीक है। इस प्रकार से ये जब सिंबल आपने दे दिए हैं तो अब हम देखते हैं कि जनरेटर में जो अपनी थ्योरी है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक रख के घुमाए जाए तो वोल्टेज पैदा होते हैं। अब वो उत्पन्न वोल्टेज की मात्रा जो डिपेंड करती है प्रति सेकंड फ्लक्स कटने की दर। यहाँ थोड़ा सा इस शब्द का ध्यान देना है, प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितनी फ्लक्स कट रही है। और यहाँ पर अपन स्पीड लेंगे आरपीएम, मिनट में है तो मिनट को सेकंड बनाने पड़ेंगे तो 60 का भाग लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा देखना है आगे कैसे होता है। अब जैसे अपन देखते हैं कि प्रति चक्र प्रति चालक, एक चालक में कितने वोल्टेज पैदा होंगे, तो ये फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है d∅dt, प्रति सेकंड फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅dt। तो इसमें जैसे ईएमएफ कितना प्राप्त होगा, तो चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का जो नियम था, प्रति सेकंड फ्लक्स परिवर्तन कितना कट रहा है उसके अनुसार वोल्टेज पैदा होते हैं। तो d∅dt अगर करते हैं और चालकों की संख्या अभी एक सिंबल हमने दे दिया है जेड, तो ये d∅dt ये फ्लक्स प्रति सेकंड फ्लक्स कटने की जो दर आ गई। अब उसमें अगर चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम अनुसार ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ये देखें एक जनरेटर के अंदर कितने वोल्टेज पैदा होंगे, तो ये P है पोलों की संख्या, ठीक है।
P है पोलो की संख्या, फाई है आपका फ्लक्स, किस में आएगा वो, वेबर में, फ्लक्स वेबर में आ जाएगा। और N है ये RPM, क्योंकि मशीन की जो स्पीड है राउंड पर मिनट है, तो मिनट के सेकंड, हमारा फार्मूला प्रति सेकंड कितनी फ्लक्स करती है उसके हिसाब से वोल्टेज बनते हैं। तो ये जो 60 है, 60 का भाग लगा दिया, तो ये 60 जो है वो इस RPM को प्रति सेकंड करने के लिए, ठीक है। तो प्रति सेकंड कितने वोल्टेज बन रहे हैं, d∅dt P∅N बटा 60 वोल्ट। ये आपका प्रति सेकंड जो है ना, एक चालक में वोल्टेज इतने प्राप्त होंगे, ठीक है। ये आपका जनरेटर का EMF हो गया। अब अगर आर्मेचर में जो चालकों की संख्या है, Z चालकों की संख्या है, आपके आर्मेचर में चालकों की संख्या Z है, भी आपको बताया कि Z जो है एक सिंबल Z चालकों की संख्या। अब अगर Z है तो P∅Zn बटा 60 वोल्ट, ये पूरा का पूरा एक जनरेटर का वोल्टेज का EMF समीकरण कहलाता है। इसको आपको नोट करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, सवाल में आपको गणना करनी पड़ेगी कि जनरेटर में, माना कि किसी जनरेटर के अंदर इतने पोल हैं, इतनी फ्लक्स बन रही है, इतने चालकों की संख्या है। अगर चालक संख्या नहीं दे रखी हो तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर चालकों की संख्या नहीं दे रखी है ना, अगर जनरेटर में टर्न लिखा हुआ है तो टर्न में क्या करोगे आप, 2 का गुणा करके ना फिर चालकों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमें लिखना है Z, चालकों की संख्या लिखनी है आपको। अगर किसी सवाल या किसी क्वेश्चन के अंदर टर्न दे रखे हैं, माना कि 25 टर्न आर्मेचर में लगे हुए हैं, तो फिर वो उसके दुगुने करके आप चालकों की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो ये तो P∅Zn बटा 60 वोल्ट ये जनरेटर में पैदा हुए वोल्टेज का EMF समीकरण कहलाता है। तो EMF समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर कुछ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये फार्मूला अच्छी तरह दिमाग के अंदर फीड कर लो। फाई फ्लक्स वेबर में, ठीक है, P पोलो की संख्या और Z चालकों की संख्या और N RPM मिनट में। अगर मान लो किसी सवाल के अंदर RPS यूँ लिखा हुआ आ गया है ना, राउंड प्रति सेकंड, तो आपको फिर ये 60 का भाग नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर भी देवे, क्वेश्चन में चेंज कर दे आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए, आपका नॉलेज कैसा है। तो RPM के बजाय RPS लिख दिया, जानकारी है कि नहीं है देखें। तो एक माइनर सा जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि RPS लिख दिया। RPS मतलब राउंड प्रति सेकंड, मिनट को सेकंड में कर दिया, तो फिर आपको ये 60 का भाग नहीं लगाना है, फिर सीधा सीधा फार्मूला आ जाएगा P∅Zn। ये अगर RPS है तो RPM है, राउंड पर मिनट में है, तो 60 का भाग लगाना है। क्लियर हो गया। अब ये फार्मूला अच्छी तरह अपने दिमाग में सेट कर लो, फीडिंग कर लो अच्छी तरह, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आगे आने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा। तो इसमें ये, अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसमें एक कमी और रह गई थी, थोड़ा सूत्र को और पूरा कर देते हैं। ये है तो वैसे पूरा, लेकिन इसमें लैप वाइंडिंगों का हिसाब किताब नहीं था। लैप है कि वेव है ना। अगर लैप वाइंडिंग है तो क्या करेंगे ना, वेव वाइंडिंग है तो क्या करेंगे। अगर सवाल में ये दे रखा है लैप वाइंडिंग है तो फिर इसमें A का मान जुड़ेगा, इसमें A। तो फार्मूले के अंदर क्या है, ∅Zn∠P, ठीक है। इस सूत्र इस प्रकार से बन गया, ∅ फ्लक्स की मात्रा हो गई, Z चालकों की संख्या हो गई, N स्पीड है वो RPM में है, और P पोलो की संख्या, और 60 करके फिर ये A लिखा गया ना, ये A यहाँ पर जो है वो समानांतर रास्ते हैं, करंट के समानांतर रास्ते। अब ये A डिपेंड करता है आपको, लैप वाइंडिंग है तो A बराबर P, मतलब जितने पोलों की संख्या है उसके बराबर A का मान रखना है, और वेव वाइंडिंग है तो 2 ही लिखना है। कर लोगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जनरेटर के अंदर जैसे उदाहरण दे दिया, एक एग्जाम्पल है, 4 पोल
जनरेटर में जिसमें तरंग वाइंडिंग, तरंग मतलब वेव, वेव जो है ये तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में तरंग आ गया। तरंग वाइंडिंग मतलब वेव वाइंडिंग है जिसमें 51 खांचे हैं। अब यहाँ पर स्लॉटों की संख्या दे दी है, चालकों की संख्या सीधी सीधी नहीं दी है, स्लॉट बता दिए, और एक स्लॉट में 20 चालक हैं। अब आपको टोटल निकालना पड़ेगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेड का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 51 और 20 का गुणा करना पड़ेगा। भाई उसने एक स्लॉट बता दिए, स्लॉट की संख्या, और एक स्लॉट के अंदर 20 है, तो पूरे आर्मेचर में कितने हो गए, 51 गुणा 20 करना पड़ेगा। तो जेड की संख्या जो आ जाएगी आपकी 51 गुणा 20, एक गुणा करके फिर जेड का मान आपको निकालना है। और ये वेव लिखा है, इसका मतलब ए का मान हो गया 2, ठीक है। अब इसमें 4 पोल हैं तो पी का मान 4, ठीक है। 1500 आरपीएम, इसलिए यहाँ 60 का भाग लगेगा, आरपीएम लिखा है, गुणित किया जाता है। तो माना कि प्रति पोल फ्लक्स, अब प्रति पोल फाई का मान प्रति पोल फ्लक्स है 7.0 मिली वेबर। यहाँ पर ये एम छोटा लिखा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कोई एग्जाम्पल ऐसा आ जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें एम छोटा लिखा हो, मिली वेबर है। मिली वेबर होता है आपका 1000वां हिस्सा, है ना, तो इसमें 1000 का भाग लगाना तो वेबर बनता है। तो फार्मूले में अपने को जो करना पड़ेगा वो 7.0 जो लिखा हुआ है, इसमें 1000 का आपको भाग लगाना तो वेबर आएगा। फार्मूला तो जैसे आपने फीडिंग कर लिया, 5ZNP 60/A, ये फार्मूला जो था आपको पहले बताया था, ये 5ZNP 60/A, ए डबल है तो इसमें एक काट देना। तो ये तो आपका फार्मूला रटा हुआ है। अब मान आपको रखना है, और सवाल आपका आ गया, ये सवाल आपका ये आ गया, थोड़ा सा तो घुमाया इसमें, अभी तो कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा बहुत तो आएगा ही, ऐसा ही कि सीधा सीधा तो आएगा नहीं। अगर सीधा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको इसमें गणना करनी पड़ेगी। तो इसकी गणना आप किस प्रकार से करेंगे देख लो। आरपीएम, ये एन का मान है तो सीधा 1500 आप लिख सकते हैं एन की जगह, ठीक है। फाई की जगह ये लिखा हुआ है ना 7.0 मिली वेबर, तो 7.0 करके ना फिर 1000 का भाग लगेगा तो 1000 नीचे आ जाएंगे, तो फाई का मान आ जाएगा। जेड चालकों की संख्या तो 50 और ये 51 और 20 का गुणा करना है, 51 और 20 का गुणा करोगे तो जेड का मान आ जाएगा। एन लिखा हुआ है सीधा सीधा, पी का मान 4 आ गया, और ए की जगह कौन सा लिखेंगे आप, ए, क्योंकि इसमें अब तरंग वाइंडिंग है तो ए का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करते हैं तो आगे रिजल्ट क्या निकलता है। अब ये सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है, ये सॉल्यूशन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो 5 7 × 10⁻³ मतलब 1000 का भाग लगा हुआ है, -3 किया है तो 7/1000, ठीक है। इस प्रकार से आपको मान रखना है। जेड का मान 51 गुणा 20 1020 हो गया, ये सीधा कैलकुलेशन किया हुआ है, ये रेडीमेड है, सॉल्व किया हुआ है। और P बराबर 4 है, N बराबर 1500 आरपीएम, तो A बराबर 2, क्योंकि वाइंडिंग सिंप्लेक्स वेव है। अगर इसकी जगह लैप होता तो फिर अपन मान चेंज हो जाता। क्लियर है। अब इसकी गणना कर दी, ये फार्मूला ईएमएफ निकालने का फार्मूला, इसमें मान रख दिया सारा। अब पूरा कैलकुलेशन करा, अब गणना आप कैलकुलेटर से कर लो कितना आता है ये, ठीक है। अगर मान लो इसमें कोई वेरिएशन है तो बता देना, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। हो सकता है कोई इसमें एरर आ रही हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बता देना, बाकी तो वैसे ये कैलकुलेट किया हुआ है। टोटल आ गया 357 वोल्ट, ठीक है। हो जाएगा, ऐसे कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज की मात्रा ज्ञात करो, ईएमएफ, इंड्यूस वोल्टेज कितने हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है। ईएमएफ का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जनरेटर में जो पैदा हुआ ईएमएफ है वो इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। सूत्र आपको अच्छी तरह फीडिंग का दिमाग में पक्का बैठा दो, और हल ऐसे करना है। दूसरा अगला एग्जाम्पल और आ रहा है, पहले तो एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, अगला एग्जाम्पल देखें कि पहले वाला क्लियर हो गया। कर लोगे, ऐसा आ गया तो हैं।
ऐसा अगर एग्जाम में आ गया तो कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल और दे दिया दूसरा, 8 पोल लिखा है, ये एग्जाम्पल दूसरा है। 8 पोल जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक हैं, इसने पूरा कैलकुलेट करके दे दिया है। आपको खांचों की संख्या और एक स्लॉट में कितने हैं ये गणना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दे दिया। ये आर्मेचर चालक कितने हैं, आरपीएम 500 आरपीएम पर 20 मिली वेबर, यहाँ पर भी मिली वेबर लिखा है, इसका मतलब आपको वेबर बनाने पड़ेंगे, इसको वेबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिली वेबर हो गया। आर्मेचर में एक सिंप्लेक्स वाइंडिंग हो तो क्या होगा, ठीक है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, यहाँ लैप शब्द हट गया, तो लैप अगर है तो क्या होगा, और अगर सिंप्लेक्स वेव है तो कितने वोल्टेज होंगे। तो इसमें थोड़ा सा दोनों बातें पूछी हैं, लैप हो तो कितने वोल्टेज बनेंगे और वेव है तो कितने वोल्टेज बनेंगे। तो लैप और वेव में क्या क्या अंतर आएगा, ए का मान चेंज हो जाएगा, वही है ना, ए का मान चेंज हो जाएगा उसके आधार पर। अब ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सवाल यहाँ पर ये देख लो, ये क्वेश्चन है आपका, ये सिंप्लेक्स, यहाँ लैप शब्द जोड़ देना, ठीक है ना। सिंप्लेक्स लैप है तो क्या करेंगे, ए की जगह लिखेंगे 8, अंतर देख लो, सिर्फ यही अंतर है, बाकी एज इट इज है। ये मिली वेबर था, फाई का मान 20 मिली वेबर है, इसलिए 10 की घात -3 कर दिया। ये -3 काहे के लिए किया, वो मिली वेबर है। अगर सीधा क्वेश्चन में कोई वेबर दे के रखा है तो आपको ये -3 करने की आवश्यकता नहीं है। और 960 ये आरपीएम है, आरपीएम लिखा है इसलिए 60 का भाग लग गया, तो ये क्लियर हो गई बात। 500 क्या था, आरपीएम है, 960 चालकों की संख्या है, वो स्लॉट वगैरह दिया नहीं, जो पहले वाले क्वेश्चन में स्लॉट नहीं दिए थे, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, सीधी गणना हो गई आपकी। अब वो लैप है तो पोलों की संख्या 8 पोल है, पी का मान 8 हो गया, लैप है इसलिए 8/8 यूँ लिखा है, इसलिए कितने हो गए 160 वोल्ट मिलते हैं। अगर ऐसा कर लिया तो इतने वोल्टेज जनरेटर ये वोल्टेज पैदा करेगा, है ना। और अगर वेव वाइंडिंग है, यही क्वेश्चन यही का यही है ना, क्वेश्चन यही का यही है। अगर आपकी ये वेव वाइंडिंग है तो क्या होगा, क्या चेंज आ रहा है, बाकी तो एज इट इज है, ये संख्या ये आंकड़े सब बराबर हैं, इसमें जो थे वही का वही है, लेकिन ए के मान चेंज हो गया 2, जो आपको बताया कि ए अगर वेव वाइंडिंग है तो ए का मान 2 ही लिखना है, चाहे पोलो की संख्या कितनी ही हो, 2 4 6 कितने भी हों, आपको 2 ही लिखना है। तो ये 2 लिख दिया, तो ये वोल्टेज कितने बने 640 वोल्ट। अब ये दोनों एग्जाम्पल देख करके आपको क्या लग रहा है, जनरेटर हमारा एक ही प्रकार का है, उसकी साइज़ एक ही है, चालकों की संख्या भी एक ही है, लेकिन लैप वाइंडिंग करी है तो 160 वोल्ट मिलते हैं और वेव वाइंडिंग करी है तो 640 मिल रहे हैं। तो वोल्टेज ज़्यादा किस में मिलते हैं, वेव वाइंडिंग में। तब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो वेव वाइंडिंग कर दो, लैप वाइंडिंग में कम मिलेंगे, लेकिन करंट ज़्यादा मिलती है इसमें मिलती है, ये समानांतर रास्ते हैं तो करंट की मात्रा इसमें ज़्यादा मिलेगी, वोल्टेज कम मिलेंगे लेकिन करंट ज़्यादा मिलती है। आपको हाई करंट का अगर काम करना हो तो फिर इसमें लैप काम में लेते हैं। तो ये चित्र भी कंपैरिजन कर लिया, एग्जाम्पल जो है उससे एक आइडिया लग गया आपको। अब अपन थोड़ा जो वैरायटी अपनी थी जनरेटर के प्रकार, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, वोल्टेज आपने पैदा कर लिए। अब वो वोल्टेज पैदा करने के बाद इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, थोड़ा और गहराई से जाएंगे। सीरीज शंट कंपाउंड, भार डालने पर वोल्टेज कैसे होते हैं, बिना भार के वोल्टेज कैसे बनते हैं, कितने बनेंगे, क्या क्या होता है, तो वो होती है उसकी विशेषताएं। तो अभी अपन उसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अब ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो है वो इस प्रकार का है। अब इसका चित्र इस प्रकार से है, चित्र को अच्छी तरह देखो, चित्र में क्या दिया हुआ है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड को पूरा का पूरा सेपरेट दे दिया, पूरा अलग से सप्लाई है, इसकी डीसी सप्लाई दे रखी है, फ्यूज लगा दिया, ये रेगुलेटर लगा दिया और एक एम्पियर मीटर लगा करके, और कम ज़्यादा करेंगे तो एम्पियर कम ज़्यादा करने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है हमें।
कि फील्ड का एक्साइटेशन कम ज़्यादा करने से वोल्टेज में परिवर्तन क्या होता है। ये चित्र देखो, आर्मेचर से सीधा ये सेपरेट हो गया, सेल्फ एक्साइटेड नहीं है, सेपरेटली एक्साइटेड होगा तो चित्र ऐसा होगा। फिगर दिमाग में बिठा लो। आ गया ध्यान में चित्र, है ना। ये आपका आर्मेचर वोल्टेज यहाँ पैदा हो रहे हैं। फील्ड अगर कम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा फील्ड अगर ये एम्पियर, फील्ड एम्पियर बताएगा, फील्ड फ्लक्स, फील्ड की जो करंट है वो कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। चित्र ही देखना है और ये कनेक्शन है, बाकी ये वेरिएशन करेंगे यहाँ से तो वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें देखना है। और ये क्वेश्चन अपनों ने कर ही लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई, करेक्टरिस्टिक विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं? अगर मान लो इसका ग्राफ खींचना पड़े, अब आपको ये एक ग्राफ पेपर पे पैमाना लेना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश करते हो आप, पहले कहीं ग्राफ बनाया होगा तो उसमें एक्स अक्ष पर तो करंट ले लो और वाई अक्ष पर वोल्टेज ले लो। मतलब करंट कौन सी? वो फील्ड एक्साइटेशन की करंट। तो ये यहाँ पर ये फील्ड करंट है। फील्ड करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, इस प्रकार से एक खंड बराबर 1 एम्पियर, इस प्रकार से ये अगर आपके ये फील्ड की एम्पियर, जैसे जैसे एम्पियर बढ़ेंगे तो ये इंड्यूस वोल्टेज, उत्पन्न वोल्टेज, एक खाना बराबर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, ऐसे खाने बना लो, पैमाना मान लिया आपने। फिर आपने फील्ड करंट को कम ज़्यादा करके देख लिया कि एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ते हैं, ठीक है। वे एक्साइटेशन बढ़ाया, वोल्टेज बढ़े। आप शुरू में जो ये छोटे छोटे ये अवशेष चुंबक वाले, ये वोल्टेज कितने हैं? 2 या 4 वोल्ट बनते हैं ना, वो रेजिडुअल मैग्नेट, अवशेष चुंबक से थोड़े वोल्टेज बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ा सा आपने 2 एम्पियर किया तो 20 वोल्ट बढ़े, माना कि एग्जाम्पल है, इसमें कोई ग्राफ बना हुआ नहीं, पैमाना बना हुआ नहीं है, लेकिन एक मैं इस ग्राफ के जरिए थोड़ा सा आपके दिमाग में ऐसा फीडिंग हो जाए कि ये जैसे मान लो यहाँ पर 2 एम्पियर कर दिया तो थोड़ा सा और बढ़ गया, 40 वोल्ट बढ़ गए, वो 4 कर दिया तो फिर 60 बढ़ गए और बढ़ा दिया, मान लो 6 एम्पियर कर दिया। फील्ड का एक्साइटेशन कौन सा वाला? ये एम्पियर मीटर, ये कम ज़्यादा किया, ये एम्पियर जो है ना, ये फील्ड के अंदर जो फील्ड के सीरीज में जो दे रखा है, जो फील्ड का जो एक्साइटेशन है वो आप कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये जो है वो एक्स पैमाना होगा ना, एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष जो खड़ा वाला है उस पे वोल्टेज। इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ करके आप फिर ग्राफ बनाएंगे ऐसे। तो ग्राफ कैसे बनता है? तो शुरू में जैसे आपने वोल्टेज, शुरू में करंट बढ़ाई, वोल्टेज बढ़े, करंट बढ़ाई, वोल्टेज बढ़े, आप बढ़ाते रहे, लेकिन एक लिमिट आती है। एक लिमिट के बाद फिर आप करंट भले कितनी ही बढ़ाओ लेकिन वो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सैचुरेशन, एक स्थिर हो जाता है सैचुरेशन। शुरू में तो वोल्टेज बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते जाए, उसकी भी एक लिमिट तो होगी। वो तो फील्ड में फ्लक्स कितनी निकाल सकता है उसकी कैपेसिटी तो है, एक फील्ड कोइल की कैपेसिटी के पे इतनी ही फ्लक्स बना सकता है। भले आप कितने एम्पियर दे दो उसको, एक्साइटेशन बढ़ाते जाओ, एक्साइटेशन बढ़ा दो, लेकिन फील्ड की कैपेसिटी तो इतनी रहेगी। लास्ट मैक्सिमम लिमिट पे आ गया तो उसको कहते हैं सैचुरेशन। तो ये सैचुरेशन हो गया। अब सैचुरेशन हो गया यहाँ, उसके बाद फिर अगर आप फील्ड की करंट बढ़ाएंगे तो ये स्थिर हो जाता है। इसको बोलते हैं जनरेटर की करेक्टरिस्टिक या विशेषताएं, चुंबकन अभिलक्षण, मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक। ये ग्राफ बना लो। ये ग्राफ आपको प्रैक्टिकली अगर करना हो तो एक्साइटेशन, एक एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर लगा करके एक्साइटेशन कम ज़्यादा करके फिर आपको वोल्टेज मेज़र करने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में अगला आएगा जनरेटर के वोल्टेज कनेक्शन करना, जनरेटर को चलाना है, उसके वोल्टेज डेवलप करना है और उसके बाद लोड डाल करके उसकी करेक्टरिस्टिक निकालना है। तो ये
करेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। आप ये देख लो अच्छी तरह। जैसा कि आपने ये देख लिया चित्र के अंदर, ग्राफ देख लिया, ये वाला जब अवशेष चुंबक से थोड़े बहुत वोल्टेज बन जाते हैं, फिर फील्ड एक्साइटेशन जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, एक लिमिट पर वोल्टेज स्थिर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेचुरेशन या संतृप्त अवस्था। जैसा कि यहाँ लिखा था कि ये संतृप्त अवस्था, ये संतृप्त फील्ड हो जाता है, फील्ड एकदम परफेक्टली इसके सेचुरेशन में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये है। अब प्रैक्टिकली एम्पियर, अब भार पर क्या स्थिति होती है, भार डालने पर क्या होता है, भार डालने पर वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो फिर उसका एक्साइटेशन बढ़ाना पड़ता है। कोई भी जनरेटर है ना, लोड पड़ता है तो वोल्टेज कम हो जाते हैं, एक्साइटेशन ज़्यादा करके उसको मेंटेन किया जाता है। अब इसकी एक सारणी है, भार एम्पियर पे कितना एम्पियर का भार है, वोल्टेज कितने हैं। अब यहाँ लोड पर देखना है, तो आपको ये लोड वाला कोई चित्र है क्या, लोड वाला चित्र, ये आपका ये यहाँ भार डाला है। ये चित्र सेपरेटली एक्साइटेड का था ही, है ना, ये चित्र आपका सेपरेटली एक्साइट था, ये तो आपको पता ही है। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या था आपका एम्पियर मीटर, एक्साइटेशन बताता है, फील्ड एक्साइटेशन की करंट, ये तो आपका फील्ड एक्साइटेशन है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा जो जनरेटर है इसके ऊपर हमने भार डाला, ये भार डाला है, और एक वोल्टमीटर भी लगा दिया, एक एम्पियर मीटर भी लगा दिया। जैसे इस भार को बढ़ाते हैं, इसमें भी कम ज़्यादा करने वाला कर दिया, तब भार अधिक करते हैं तो फिर वोल्टमीटर देखते हैं, कम करने पर फिर वोल्टेज देखते हैं। भार जैसे जैसे बढ़ता है वोल्टेज कम हो जाते हैं। फिर आपको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भी भार डला है तो वोल्टेज कम हो गए, माना कि जैसे 440 वोल्ट थे तो 430 हो गए या 410 हो गए, तो फिर उसको बढ़ाने के लिए मेंटेन रखना है, वापस अपने को 440 चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, ये फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ा देंगे, फील्ड का एक्साइटेशन आपको बढ़ा देना है, फील्ड की करंट जो है उसको फिर सारणी में लिखना है। जैसे ये आ गया आपका, लोड की करंट जैसे जैसे होगी तो आपके टर्मिनल वोल्टेज जो है वो जैसे कम होते हैं, लोड की करंट बढ़ा दो, टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन हो जाते हैं। ये आपके मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करना है तो इस प्रकार से ये करना है, ठीक है। अब ये भार पर जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से होगा। अब आपको भार और स्पेक, ये ग्राफ कैसे बनाना है, ये जो आपके लोड की करंट और टर्मिनल वोल्टेज। अब यहां पर ये दो चीजें आ गई, पहले क्या था, एक्साइटेशन और वोल्टेज थे, एक्साइटेशन करंट और वोल्टेज उन दोनों का था, वो तो शुरू में ऐसा ग्राफ बना था। अब भार पर है, एक्साइटेशन हो गया, वोल्टेज बन गए, अब एक्साइटेशन को फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम भार डालते हैं तो भार डालने पर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर जैसे ये भार डाला है, तो पहले वाले चित्र और इस चित्र में थोड़ा अंतर है ना। पहला जो ग्राफ था, अब मैं दोनों की तुलना करके बता रहा हूँ, पहला वाला जो ग्राफ था ना आपका, कौन सा था, ये जो ग्राफ है ना, भाई रुक जा रहे, ये वाला जो ग्राफ था ये उत्पन्न वोल्टेज का ग्राफ था। इसमें दो चीजें थी, इंड्यूस वोल्टेज और फील्ड करंट, ये दो ही चीजें थी, इसमें ये दो चीजें थी, तो ये ग्राफ ऐसा बना है। ये ग्राफ था वोल्टेज उत्पन्न होने वाला, भार वाला नहीं है। भार पे आएगा तो फिर ये दोनों चेंज हो जाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। अब भार पड़ता है तो क्या होगा, अब भार पड़ने पर ऐसा ग्राफ बनता है, ये भार डाला है हमने, और भार डालने पर जो वोल्टेज पहले बन रहे थे उससे थोड़े थोड़े डाउन होते जाते हैं। ये लोड करंट, यहाँ लिखना है लोड करंट, उस समय ये लोड था ही नहीं, एक्साइटेशन करंट थी, और ये लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज लिखा है, यहाँ ईएमएफ नहीं लिखा है,
इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ शब्द में अंतर आ गया। टर्मिनल वोल्टेज अंदर पैदा होने वाले पे नहीं है बात। अब जो अंदर से पैदा हो रहे हैं वो आर्मेचर के चालकों में से हो करके फिर बाहर आते हैं। तो आर्मेचर के चालकों का रेजिस्टेंस और आर्मेचर की करंट, उन दोनों का गुणा करेंगे तो वो ड्रॉपेज हो गया। तो यहाँ पर ये IA इंटू RA ड्रॉप लिखा है। ये ड्रॉप कौन सा है मालूम है? जब ये बाहर पड़ता है तो जब बाहर पड़ेगा तो करंट चलेगी, करंट चलेगी तो ये जो आर्मेचर इसके अंदर कॉइल है ना, इस कॉइल के अंदर भी तो कुछ तो प्रतिरोध है और ये करंट चलेगी तो इस कॉइल में से होके जाएगी। तो इसमें जो पैदा होने वाले हैं वोल्टेज तो EMF हो गए, और ये जो टर्मिनल वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज इस चालकों का जो ड्रॉप होगा, इसमें कुछ तो ड्रॉप होगा, कार्बन ब्रश में ड्रॉप होगा, वो माइनस करने के बाद फिर यहाँ मिलते हैं अपने को ये टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो ड्रॉप हो गया वो इसमें ये ड्रॉपेज बता रहा है। ये ड्रॉप क्या है? ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन भी होती है, ये अभी और अगर आगे पढ़ेंगे अपन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, ड्रॉपेज है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण ये ग्राफ डाउन होता है। तो ये बाहर का कर्व है कि जनरेटर में बाहर का कर्व क्या होता है। तो ये इस प्रकार के डिज़ाइन आती है जो आपको बनानी है, बाहर डाल करके और चेक करना है तो आपको ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक बनती है इसकी। ठीक है। अब अगर वोल्टेज अगर नहीं दे तो क्या करना चाहिए? माना कि वोल्टेज नहीं दे रहा है, ये कुछ कंडीशंस दे रखी है। अगर आपका जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? भी ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का ये चैप्टर यहाँ पूरा हो रहा है। सेल्फ एक्साइटेड सीरीज शंट कंपाउंड का अभी अपन बाद में देखेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड में माना कि ये वोल्टेज ही पैदा नहीं कर रहा है, क्या कारण हो सकता है? आर्मेचर या फील्ड सर्किट का खुला होना। भाई आर्मेचर या फील्ड दोनों में से एक ओपन होगा तो वोल्टेज नहीं बनेंगे। फिर इसका उपाय क्या है? रेमेडी क्या करेंगे? फील्ड और आर्मेचर सर्किट का ओपन सर्किट की जांच करेंगे। भाई अगर मान लो आपका फील्ड टूटा हुआ है तो कॉइल कहाँ से टूटी हुई थी, जोड़ देंगे। आर्मेचर में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तार टूट गया है तो जोड़ दो, कंटिन्यूटी सही हो जाएगी, वोल्टेज बनने शुरू हो जाएंगे। और अगला, आर्मेचर या फील्ड का शॉर्ट सर्किट होना। हो सकता है वाइंडिंग जल गई हो, शॉर्ट हो गया हो, तो रिवाइंडिंग करेंगे। फील्ड और आर्मेचर शॉर्ट सर्किट की जांच करेंगे, दोष की स्थिति में पता लगा तो उसको ठीक कर देंगे, तो रिवाइंडिंग कर देंगे, वाइंडिंग दोबारा कर देंगे। यहाँ लाइन और जोड़ दो, इसकी वाइंडिंग दोबारा कर देंगे। और क्या होगा? यही करना पड़ेगा। भाई शॉर्ट है तो क्या कर सकते हैं, उसका तो शॉर्ट का तो कोई इलाज नहीं है। टूटा होगा तो और भी जोड़ सकते हैं। पूरी वाइंडिंग ही काली पड़ गई है, ऐसा कुछ हो गया, देख करके देखा कि हाँ पूरी वाइंडिंग में धुआं ही निकल गया, शॉर्ट ही हो गया, तो फिर रिवाइंडिंग करना है। टर्न वगैरह गेज देख लो, उसके हिसाब से फिर रिवाइंडिंग कर दो। ब्रश कनेक्शन या ब्रश कॉन्टैक्ट का ढीला होना। अगर आपके ये ढीले हैं, कनेक्शन वगैरह ढीले पड़ गए हैं तो ठीक कर लो इसको। और क्या, टेंशन सही कर लो। हो सकता है ब्रश सब कुछ कंटिन्यूटी सही है लेकिन ब्रश कम्यूटेटर से टच ही नहीं हो रहा हो, थोड़ा टेंशन कम ज़्यादा दे दो। ये तनाव की जांच कर लो, थोड़ा प्रेशर दे करके ना टच सही करवा दो, जनरेटर वोल्टेज बनाना शुरू कर देगा। गंदा या गंभीर रूप से खराब घिसे हुए कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर के ऊपर ऑयल वगैरह आ गया है या पूरा कार्बन जमा हुआ है या ऐसा कुछ है और बोल रहा है वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, उसके ऊपर मान लो गई लेमिनेशन की परत चढ़ गई, मान लो पड़े ही, तो सफाई करनी पड़ेगी। तो कम्यूटेटर साफ कर लो, वोल्टेज बनना चाहिए। कम्यूटेटर से गंदगी और धूल वगैरह हटा दो। ऑयल वगैरह, कम्यूटेटर पे ऑयल नहीं होना चाहिए। स्नेहक जैसे ना ये ऑयल पदार्थ, ऑयली कोई भी चीज़ ऑयली नहीं होनी चाहिए कम्यूटेटर पे। तो उसको अच्छी तरह साफ कर लो कम्यूटेटर को, तो वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। और बहुत कम स्पीड, मान लो भी सही रेटेड स्पीड पे चलेगा, नहीं तो वोल्टेज कम ही बनेंगे। तो स्पीड जो है तो जनरेटर की स्पीड को सेट करें। अब स्पीड को सेट करना है, जनरेटर जिससे घुमा रहे हैं अपन, डीजल इंजन से घुमा रहे हैं तो इंजन की स्पीड बढ़ा दो, पेट्रोल है तो पेट्रोल इंजन बढ़ा दो, या पानी से टरबाइन से चल रहा है या फिर मोटर से चल रहा हो तो मोटर की स्पीड बढ़ा दो। जो भी हो, स्पीड कम है तो देख लो। तो ये कारण हो सकते हैं। इसके अलावा एक्साइटेशन, अगर आपका डीसी का एक्साइटेशन नहीं है तो भी
वोल्टेज पैदा नहीं होंगे। तो एक्साइटेशन में फील्ड वाइंडिंग की टर्मिनल की चेक कर लो, डीसी सप्लाई प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, बैटरी लगा के देख लो। तो ये सारी चीज़ें जो डीसी सप्लाई बराबर आ रही है तो वोल्टेज बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइट जनरेटर अच्छी तरह आप वोल्टेज पैदा कर लेना है। तो ये देख लिया सेल्फ एक्साइटेड सीरीज शंट कंपाउंड, उसकी विशेषताएं, भार पर और बिना भार पर क्या होता है ये अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ये सेपरेटली एक्साइटेड पूरा हो गया। अब इसमें एक ही डिसएडवांटेज क्या है, पृथक से उत्तेजित जनरेटर का अवगुण यह होता है कि यह उत्तेजन के लिए पृथक दिष्ट स्रोत, आपको डीसी सप्लाई सेपरेटली चाहिए, ये एक इसका ड्रॉबैक है। बाकी सब चीज़ अच्छी है, एक अवगुण है कि इसको आपको डीसी सप्लाई सेपरेट चाहिए, वही उसे खुद के वोल्टेज से चलता नहीं है। ठीक है, इसमें अतिरिक्त ये महंगा पड़ता है, बस सेपरेट करना पड़ेगा तो अलग से अपने को बैटरी लगानी पड़ेगी तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये दो इसके ड्रॉबैक हैं, बाकी सब ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड चित्र वगैरह देख लिया, करेक्टरिस्टिक देख ली, ये लोड पर है बिना लोड पर है तो फिर ये देख लो आप अच्छी तरह, बिना लोड की करेक्टरिस्टिक ये हो गया, लोड करेक्टरिस्टिक ये चित्र जो इस टाइप से सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पूरा हुआ। सेल्फ एक्साइटेड सीरीज शंट कंपाउंड आगे पढ़ते हैं।